हम लोग यहाँ पे तक पढ़ चुके थे। अब जो बात हो रही थी कि क्लीन एयर एक्ट क्या होता है, ठीक है, क्लीन एयर एक्ट। तो क्लीन एयर एक्ट जो है आपका 1970 में आया था। अरे यार, टाइम पे तो कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ जानने को मिलेगा कि ये किस लिए बनाया गया था। तो देखिए, एक एक्ट होता है जो कि यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड स्तर पे ये काम करता है अपना, जितने भी वर्ल्ड वाइड लेवल पे हैं उसी स्तर पे ये काम करेगा। अब होगा क्या आपका कि इसमें जितने भी तरह से वर्क हो रहे हैं, डाटा आपको जो मिल रही है, उन सभी डाटा को एनालिसिस करने के बाद एक बिल पास किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है लोगों को कि आप किस तरीके से वर्क करेंगे किसी भी एरिया में उसके क्लाइमेट के अनुसार, और वहाँ का जो एयर है जिसकी वजह से अधिक हो रही है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस से होकर के गुजर रहा हो या मैनमेड किसी सोर्स से होकर के गुजर रहा हो। तो इन चीज़ों को हम ध्यान देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट कलर द शुड व्हाट कलर शुड द एयर बी ऑन स्मोकी डे, ठीक है ना। इसमें आपको देखिए जो ए क्यू आई लिखा हुआ है, ये जो, एक सेकेंड, ये जो ए क्यू आई लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे दे दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। यदि अगर आपको ग्रीन मिल रहा है, ठीक है, ग्रीन, तो ग्रीन क्या है, जो हेल्थ के उसके लेवल की अगर हम बात करें तो गुड है। वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 50 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक। येलो वाली अगर लाइट या स्लो आप करते हो उससे रिप्रेजेंट होता है स्मोगी का एक लेवल होता है, जैसा कि पीपीटी में भी मैंने दिखाया था, ठीक है। येलो एक पीपीटी में था आपके, जो एक मैंने दिखाया था कि एयर स्केल का था, वही था। तो आप जब भी पीपीटी बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही 4 कलर का ही यूज करना है, इसके अलावा आपको नहीं यूज करना है। तो जो ये आपका आएगा मॉडरेट, वो येलो कलर का होगा, वो 51 टू 100 होगा, 51 टू 100। ऑरेंज जो होगा अनहेल्दी होगा फॉर, ठीक है, सेंसिटिव ग्रुप के लिए, जो मतलब जैसे अगर कोई बीमार है या कुछ ऐसा हॉस्पिटल है या कोई भी चीज़ फैक्चुअल है, तो वहाँ पे क्या है, जहाँ पे सेंस से जुड़ा हुआ हो, नाजुक चीज़ें हो, वहाँ पे ये रिस्की हो जाता है, जिसका जो पैरामीटर है 101 टू 150 तक है। और रेड वाला पूरी तरीके से आपका अनहेल्दी है, तो इसको ये याद रखिएगा, 151 टू 100 होता है। तो ये कुछ इसके स्केल हैं जो कि आपको ए क्यू वाई इस लेवल को मेंटेन बनाए रखने को होता है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आपको पता ही चल गया, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। और ये स्केल आप याद कर लीजिएगा। आप देखिए तो इसको इजीली समझाने के लिए 50 का लेकर के चल रहा है, ठीक है। 50 चला तो स्टार्टिंग आपका 51 होगा, फिर 100 होगा तो 101 से चालू होगा, 101 से चालू होगा तो कहाँ तक जाएगा, 151 तक जाएगा। तो ये बहुत ही इजी आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द बिगेस्ट सिंगल कॉज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स। देखो, सिंगल अगर बात किया जाए तो उसके लिए सिर्फ एक ही दोष मिलता है, जिसका नाम है फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका फॉसिल फ्यूल ही जो है सिंगल है जो काम करवाता है इस तरीके के। तो ये सारे जो फॉसिल फ्यूल है, आपको जानना होगा कि ये वर्क क्या कर रहा है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो सिंगल बोल के देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉसिल फ्यूल। अगर सिंगल की बात करें, पूरे मतलब हार्मफुल होने का यही चांसेस है फॉसिल फ्यूल। अब इसके कई सारे चीज़ें आ जाती हैं, जैसे गैसोलीन अलग हो गया,
डीजल अलग हो गया, पेट्रोल अलग हो गया, मेथनॉल पेट्रोल अलग हो गया, वाइट पेट्रोल अलग हो गया, वैसलीन अलग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग होते हैं, प्लस इसी से आपको कोल्स मिलता है, ठीक है, मतलब कोयला भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि देखना पड़ता है। तो सभी का सभी एक ही कारण है, वो क्या है, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अब क्या है कि अब इसमें जो बनते हैं फॉसिल फ्यूल, तो देखो क्या क्या कारण इसमें लिख सकता है, ये तुम अपने से ऐड कर सकते हो। स्मोक हो सकता है, एसिड रेन है, पार्टिकुलेट्स मैटर है, कई सारी चीजें अपने से इसमें कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे NOx की बात कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की। तो NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड हाउ कैन बी रिड्यूस। तो देखो NOx, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछता है पेपर में घुमा करके। तो NOx जो है आपका इमिशन कैन बी रिड्यूस बाय प्राइमरी मेथड, ठीक है ना, समझिएगा, सच एज रिटर्ड इंजेक्शन, फ्यूल नोजल मॉडिफिकेशन, चेंज ऑफ कंप्रेशन रेशियो, वाटर डायरेक्ट इंजेक्शन, वाटर, ठीक है, एग्जॉस्ट एक्सेट्रा। इसी तरह से है EGR, ठीक है, इस चीज को मत भूलिएगा, EGR, ठीक है, EGR। सेकेंडरी मेथड जो है आपका जो है CSR होता है, सॉरी SCR होता है, SCR, ठीक है, SCR हो गया आपका। इसमें फ़र्क क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ मैंने तुमको बताया है क्या कि वो जब भी वर्क करेगा तो या तो प्राइमरी पोल्यूटेंट में होगा या तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में होगा। तो सबसे इजी मेथड क्या है कि हम जानेंगे कि NOx किस ग्रुप में ज़्यादा क्रियाशील होता है, मतलब एक्टिव ज़्यादा रहता है। तो अगर ये हमें पता रहेगा तो हम बाकी की चीज़ों को आराम से हम कर ले जाएंगे। तो सिंपल है, ठीक, उस चीज़ों को आपको करना है। तो अगर ये चीज़ें आपको याद रहेगा तो पता चलेगा। बाकी का क्या है कि हमारे जो नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है, तो 71%, लगभग 71% हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अब किससे क्या रिएक्शन कर रहा है ये तो नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लस जो आर्टिफिशियल हम काम लेते हैं। आर्टिफिशियल का काम का मतलब ये हो गया कि जैसे कंप्यूटर्स हो गया, तो कंप्यूटर का क्या है ना कि देखो आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं कि बनाते तो जाते हैं, नया नया खोज करते जाते हैं, लेकिन अगर उसके पार्ट्स पुराने हो गए या कुछ इस तरीके का हो गया तो हम उसको खड़े खड़े क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो वो भी सन रे से रिएक्शन करता है, धूप गर्मी जाड़ा बरसात सब खाता है, तो उसमें से भी गैस रिलीज होती है, इमिशन करती रहती है ऑल द टाइम। देन यही सारी चीज़ें वजह है कि NOx का बढ़ोतरी हो जाता है, क्योंकि हमारा नेचर जो है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है और ऑक्सीजन तो हमारे यहाँ पे भी है, तो इस वजह से वो गैस खुद ही कर लेता है। तो जो अपने आप से होता है वो तो बैलेंस कर लेता है, उसकी साइकिल पीरियड या साइकिल चेन उसकी बनी हुई है, लेकिन जो हमारे द्वारा होता है उसकी कोई साइकिल चेन नहीं बनी हुई है, जिसके वजह से काफ़ी सारी दिक्कत होती है। ये तो वही चीज़ें लिख देना है। अब देखो BOX के बारे में भी लिखा हो, BOCX, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका अगर कॉमनली अगर हम एग्जांपल लें तो PPT में भी जैसा मैंने दिया था कि जो हम लोग का दिनचर्या है डेली का, जिसमें बेंजेन, एथिलीन, ठीक है, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल आपको पता है ग्लाइकोल क्या होता है, अभी आप सुने होंगे इंडिया ग्लाइकोल्स कंपनी, ठीक है ना। ग्लाइकोल्स कंपनी आपके गीडा में ही है, ये सिंगापुर विनिंग कंपनी है। अब उसका क्या इसमें और इसका रोल हो जाता है, तो देखो इंडिया ग्लाइकोल्स कंपनी का रोल बस सिर्फ इतना आ जाता है कि जितना भी ईथर पे काम होता है, ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अल्कोहल का कोई चीज़ बनाने में या पेंट बनाने में, तो उसमें हम ग्लाइकोल्स का यूज़ करते हैं। तो VOCS यहाँ से भी निकलता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, हाँ बताओ। विजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्लियर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो विजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको समझना होगा और अपने हिसाब से आप उसको मॉडरेट करके लिख सकते हैं कि प्राइमरी में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में क्या होगा। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, देखो किस चीज़ के लिए क्या है कि देखो ड्राई क्लीन फ्लूइड, ठीक है, उसके लिए, प्लांट्स के लिए, लिकर मतलब दारू के लिए, वार्निश के लिए, हॉबी के लिए, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए होते हैं, यहाँ तक कि प्रिंटिंग मशीन के लिए भी। तो जब देखते हो कि कभी कभी कोई चीज़ कागज़ प्रिंट होती है या
तुम बड़े से बड़ा वाला पोस्टर बनवाते हो या कोई शादी का कार्ड छपवाते हो या इनविटेशन का जो भी कार्ड उठ रहा था, तो जब वो प्रिंट करके आता है तो उसमें से कुछ स्मेल आती है, ठीक है। वही स्मेल इस ये तो छोटे पैमाने पे है, उसी तरीके के कई सारे बड़े पैमाने पे होता है जो कि काफी हार्मफुल होता है। तो वहाँ पे क्या मिलता है, विजिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इससे कभी कभी सल्फर की जो मात्रा होती है वो हमारे नेचर में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे उस तरह का हमको ध्यान में रख करके काम को आगे करना होगा, ठीक। दूसरी बात करते हैं कि जैसे मैंने नोट पॉइंट यहाँ पे अलग से डाल रखा है, नोट पॉइंट सबके सब पढ़ लेना, ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अलग से मैं बना करके दिया हूँ कि ताकि तुम लोग सही से इसको समझ लो। तो छोटे छोटे नोट्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहाँ पे क्या रूल है, उसका जो मेन जगह है वहाँ का मैंने स्टेबल कर दिया है, ठीक। तो मेन जगह क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बन जाता है, यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने लिखा हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बन जाता है, तो और क्लाइमेट को कैसे करता है, और मेन क्या सोर्स है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला सीन क्या हो जा रहा है, तो ये है रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ टू इमिशन कार्बन मोनोऑक्साइड टू करेंटली फॉर्म्स अबाउट 140 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, पीपीएम पर आपका है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। तो इसी तरीके का है, आपको ये सारे पढ़ लेना है। सेम सल्फर डाइऑक्साइड का क्या यूज है, इसके वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया हूँ कि देखो ब्लू हाईलाइट भी करके रखा हूँ कि तुम्हारी डायरेक्ट नजर उसी पे जाए। तो ऐसी ट्रेन है। अब देखो NOx के बारे में पढ़ रहे थे, क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो कि मैं बोल रहा था। अब क्या होता है कि बिजली इसी के वक्त होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है, तो बादलों का आपस में तड़कना, उसमें नाइट्रोजन का तो रोल होता ही होता है, प्लस हैजे का भी काम ये कर देता है। तो क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का कैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टॉक्सिक गैस होता है, मतलब रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। उसके बाद ये कौन सी गैस होती है, जहरीली गैस होती है। तो इसका कारण क्या है, तो पढ़िएगा, ना समझ में आए तो फिर बताइएगा। फिर उसी तरीके से VOC की बात मैं कर रहा था, विजिबल बोल रहा था। विजिबल क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये हमें दिख सकता है, इसको विजिबल को दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, वोल्टाइल के नाम से भी जाना जाता है, वोल्टाइल के नाम से, ठीक है, या विजुअल, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो विजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप यही दिखा सकते हो कि हाँ, जब हम प्रिंटिंग की काम करते हैं तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखता है, पर वो लिटिल बिट वाले के हिसाब से होता है। वोल्टाइल तुम्हारा जब एक से मतलब काफी बड़े अमाउंट में काम करना है, तो वही विजिबल वोल्टाइल में आपका बदल जाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखो नॉन मेथेन, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ नॉन मेथेन, तो ये देखो NM लगा देगा, VOC ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान में रखना, NMVOCS, तो ये चीजें ध्यान में रखना। मेथेन का फार्मूला भी मैंने लिख दिया CH4, ठीक है, तो इसका यही है, पढ़ना है इसको। तो जब भी NM लिख करके आएगा तो जान जाना नॉन मेथेन, ठीक है, वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस बात में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि विजिबल वाला है या वोल्टाइल। अगर NM लिख दिया तो जाहिर सी बात है बड़ा अमाउंट वाला है, केवल जब ये रहेगा तो सेंस अलग हो जाएगा, लेकिन कहानी तुम्हारी सेम रहेगी, ठीक। अब देखो पार्टिकुलेट्स मैटर के बारे में पूरा पूरा जो तुम पढ़े हो वो तो जान ही गए हो, उसके बारे में भी लिख देना। एरोसोल मैंने बता ही दिया है कि अर्थ का एरोसोल अलग होता है, और जो हम लोग गैस में परफ्यूम में यूज़ करते हैं उसका एरोसोल अलग होता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे भी एक नया ये चीज़ है, इसके बारे में जान लो क्या होता है, जो हवा में अपने आप को ही जला लेता है, ठीक है, उससे भी कुछ परसेंटेज होता है। टॉक्सिक्स मेटल, लेड, मरकरी, ठीक है, ये भी मिल जाते हैं। अब देखो CFC के बारे में भी मिला। अच्छा, तुम एक ध्यान दोगे कि सबके सामने जैसे CFC है तो डायरेक्ट CFC न लिख करके साइड में S लिखा हुआ है, ठीक है, इस S को लगाना भूलना मत, ठीक है। तो अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है, ठीक है, और एक H अगर लग जाएगा, पता नहीं आगे शायद दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ, HCFC लिखा रहेगा, तो HCFC का मतलब होता है क्या, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उससे क्या होगा, वो इफेक्ट यहाँ पे देख लेना।
आगे देखो उससे होने वाले क्या है, अमोनिया है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट, ये सारी चीजें होंगे। अब देखो बात करते हैं सेकेंडरी, वो जितना भी अभी देख रहे थे वो प्राइमरी में था, ठीक है, उसके कुछ जड़ थे जो कि हैवी होने पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में तब्दील हो जाती है, ठीक है। इस यहाँ पे तुमको पार्टिकुलेट्स मैटर के बारे में मिलेगा, ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है, ठीक है, O3 के बारे में मिलेगा, और ये चीज याद कर लेना, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको बस इतने में याद करना है। जब इन दोनों को जोड़ दोगे यानी NOx को और VOC को जोड़ दोगे तो तुम्हारा ये रिएक्शन काम करना चालू कर देगा, ठीक है। माइनर एयर पॉल्यूटेंट किस तरीके से होता है, उसके कुछ एक्ट में किस तरीके से काम करते हैं उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। नेचुरल जो सोर्सेस हैं उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। डस्ट है तो डस्ट में कितने पीएम तक का है, आपका डस्ट है तो डस्ट में कितने पीएम तक का है, ये सारी चीज़ों को आपको इसमें दिखाना होगा। तो जहाँ तक मुझे पता है ये यहीं तक है। अगर इसमें इससे भी पहले मैंने बताया है, अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ ले, ठीक है।